नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार अभय क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस की जो पहली बुक है उसके जो दूसरा अध्याय है उसमें से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि सीबीएसई हमेशा पूछती ही रहती है अपने बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आज हम ध्यान देंगे और इसका आंसर किस प्रकार से आपको समझना है, इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है कि 21वां क्वेश्चन, ध्यान रखो दोस्तों, 21वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो 21वां क्वेश्चन है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यानी के बाद रूस से मित्रता कर भारत को किन दो तरीकों से लाभ पहुँचाया गया था। पहली बात तो ये समझनी है, यहाँ पे इसने एक चीज़ बोली है कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद यानी 1991 में जाहिर सी बात है सोवियत संघ का विघटन होता है और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी होता है वह कौन उभर कर आता है, रूस उभर कर आता है। तो यहाँ पर रूस जो है किस प्रकार से भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को निभाता है और किस प्रकार से भारत और अमेरिका के जो भारत और जो रूस है इनके बीच के जो रिलेशंस हैं इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस की डिमांड है। जैसे क्वेश्चंस की डिमांड होगी उसका वैसे ही आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बता रहा है कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया। अच्छा, कारगिल संघर्ष क्या है? कारगिल संघर्ष का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कारगिल एक युद्ध है, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा जाने वाला एक ऐसा युद्ध है जिसमें रूस के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, रूस के द्वारा भारत का खुले तौर पर विश्व स्तर पर समर्थन दिया गया। आ रही है बात समझ में? ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति दी थी। किसकी आपूर्ति करी थी? भारत की कच्चे माल की आपूर्ति। अच्छा, समझने की कोशिश करो, अगर देश के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो क्या देश डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एनर्जी यानी ऊर्जा, और देश को इस ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है ताकि देश अपने ग्रोथ कर सके, देश का विकास हो सके। अच्छा, इन्हीं ऊर्जा के कच्चे मालों की जो उपलब्धता है ये हमें रूस के द्वारा दी जाती है। तो ये 1991 के बाद से बात की जा रही है। तो 1991 के बाद से भारत को, एक तो आपको ये पॉइंट लिखना है कारगिल संघर्ष, और दूसरा है कि कच्चे माल का जो क्या कहते हैं हमें जो उपलब्ध करवाया गया है वह रूस के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था। यह ऊर्जा से क्या होता है, जाहिर सी बात है देश के अंदर बिजली बनेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की जो विकास है, विकास का जो चक्का है वो हमेशा आगे घूमता है। तो इस महत्वपूर्ण भूमिका में, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो भारत को मिली है रूस के द्वारा, इससे भारत आज के समय में भी काफ़ी डेवलप कर रहा है। आपको एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको भी भारत और रूस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको समझना यही है दोस्तों, आज तक रूस और भारत के बीच में संबंध दोस्ताना तरीके से रहे हैं, काफ़ी बेहतर संबंध रहे हैं। आप कह सकते हो रूस एक ऐसा दोस्त है जिसे हम आज भी कह सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा साथ देने वाला, चाहे वो कोल्ड वार का दौरान हो चाहे कोल्ड वार के बाद हो। हमेशा से रूस या फिर कभी यूएसएसआर हुआ करता था, इसने भारत का हमेशा से ही समर्थन दिया है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर को अब किस नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा क्या है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी जो पहले कभी सोवियत संघ हुआ करता था अब वो किस नाम से जाना जाता है? अब वह नाम से जाना जाता है रूस के नाम से। किसके नाम से बच्चों? रूस के नाम से। यहाँ पे लिखा है ना, रूस के नाम से जाना जाता है। आ रही है आपको बात समझ में? आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उसकी पहचान अब रूस के द्वारा होने लगी है, जो आज के समय वर्तमान समय में है। और आपको पता ही होना चाहिए आज विश्व में रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो किसी से छुपा नहीं है। विश्व को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और आपको ये समझ में आना चाहिए ये वही रूस है जो पहले कभी क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बर्लिन दीवार के गिरने को दो ध्रुवीय विश्व के पतन का द्योतक क्यों माना जाता है? अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, बर्लिन की दीवार, किसकी दीवार? बर्लिन की दीवार। यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रोक ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, बर्लिन की दीवार को
दीवार के गिरने को दो ध्रुवीय विश्व के पतन का द्योतक क्यों माना जाता है? अच्छा, ये द्योतक का मतलब समझ में आया आपको? द्योतक का मतलब होता है निशानी, और निशानी से मतलब कि बर्लिन की जब दीवार गिराई गई थी तो एक निशानी के तौर पे देखा जाता है। बर्लिन की दीवार को गिरना एक निशानी के तौर पे जाना जाता है। वह निशानी है शीत युद्ध की समाप्ति की। किसकी दोस्तों? शीत युद्ध की समाप्ति की एक निशानी के तौर पे पहचाना जाता है बर्लिन की दीवार। मैंने बर्लिन की दीवार को अपने पिछले जो लेक्चर है उसमें अच्छे से समझाया गया है, आप उस लेक्चर को ध्यान से समझ सकते हो, ताकि आपकी जो बुनियादी समझ है बर्लिन को लेकर, उसमें क्या मसले हुआ करते थे, इन सब चीज़ की जानकारी आपको पिछले क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वह क्या कहते हैं वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वो वीडियो भी देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं देखी वो ये काम करेंगे, और जिन्होंने देख रखी है तो उसे एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपका रिविज़न हो जाए, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी जैसा जो मैंने क्वेश्चन है ना बच्चे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, मतलब पूछ रहा है। शॉक और थेरेपी आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको शॉक लगता है यानी करंट लगता है, तो आपका जो शरीर है बुरी तरह से बिजली के उस झटके से या शॉक से झुलस जाता है, यानी आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा, और फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। आ रही है बात समझ में आपको? तो उसी प्रकार यूएसएसआर के अंदर, कहाँ बच्चे, यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी आई थी। और शॉक थेरेपी का जो ये मॉडल है ना बच्चे, किसको द्वारा दिया गया था? ये शॉक थेरेपी का मॉडल दिया गया था WTO और IMF, WTO और IMF, सॉरी वर्ल्ड बैंक आना चाहिए यहाँ पे, क्या बच्चे, वर्ल्ड बैंक आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक आना चाहिए यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा शॉक थेरेपी जैसा मॉडल के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से यूएसएसआर के अंदर जो अर्थव्यवस्था के अंदर गिरावट आ रही है, और औने पौने दामों में जो वहाँ की यूएसएसआर की संपत्ति बिक रही थी, संपदा बिक रही थी, वह शॉक थेरेपी है। क्योंकि रातों रात, क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी यूएसएसआर साम्यवादी व्यवस्था हुआ करती थी, और वह व्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, संक्रमण कर रही थी। इस कंडीशन को शॉक थेरेपी कहा जाता है, और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा एक नाम से पहचाना जाता है, इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। नहीं आ रही बात समझ में दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार फिर से। सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रभाव के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संक्रमण को शॉक थेरेपी कहा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? IMF के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यूएसएसआर अब जो है साम्यवादी व्यवस्था से ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? ये पूंजीवादी व्यवस्था में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और यूएसएसआर के अंदर क्या आने वाली है? लोकतंत्र आने वाला है। अच्छा, ये जो दो बदलाव है ना, ये तय करते हैं यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी को। और शॉक थेरेपी जैसा मॉडल का जो नाम दिया है वह किन के द्वारा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ये जो दो संस्थाएं हैं जो कि UNO की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनके द्वारा ये कहा गया कि देखो यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी चल रही है। हमारी बात समझ में? पहले आघात दो और फिर उसका उपचार करना। पहली बात तो आघात देकर उपचार करना, इसका सही मतलब होता है हिंदी के अंदर आघात देकर उपचार करना। और इसको एक मॉडल के रूप में पहचाना जाता है। इसको एक तरह से निर्देशित करा है किसके द्वारा? क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये मैंने इसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में बहुत कुछ बता चुका, जो आगे के लेसन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो मैंने पिछले लेसन के अंदर ना बताया हो। वो हर एरिया को छूता है इस लेसन के सभी क्वेश्चनों को। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, कि शॉक थेरेपी के किन दो परिणामों को सूचीबद्ध कीजिए। किन्हीं दो परिणामों को बताना है कि ऐसे कौन से रिजल्ट निकल कर आते हैं कि शॉक थेरेपी होती है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको, शॉक थेरेपी कहाँ आती है? शॉक थेरेपी यूएसएसआर के अंदर आती है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? कि शॉक थेरेपी का मतलब ये होता है सर कि यहाँ यानी यूएसएसआर के अंदर साम्यवादी व्यवस्था से
क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा था। और कह सकते हैं आप इस बदलाव में आप देखोगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी यूएसएसआर के अंदर बनना शुरू हो गई थी। तो एक तरह से यहाँ जो पहले कभी जो कट्टर हुआ करता था साम्यवादी विचारधारा को लेकर, समाजवादी विचारधारा को लेकर, जो कि लेनिन 1917 में अपनी बोल्शेविक क्रांति के द्वारा लेकर आए थे, और 1991 और 91 से पहले तक वह साम्यवादी व्यवस्था हुआ करता था, जिसमें व्यक्ति की जो अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्र है ना, जो व्यक्ति की आर्थिक जो क्षेत्र है, उसमें राज्य का हमेशा से हस्तक्षेप होता था। इसी व्यवस्था को बदल कर व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया गया, व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया गया, व्यक्ति को लोकतांत्रिक एक अधिकार दे दिए गए ताकि वह मल्टी पार्टी जो सिस्टम में अपना बिलीव कर सके, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी इसी चीज़ को और क्या कहते हैं, इसके जो पॉइंट है इसके हिसाब से समझ लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि रूस सहित सोवियत संघ के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय रूप से अमूल्य हो गया था। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी व लोगों की जमा पूंजी लुट गई। अब क्या है कहने की कोशिश क्या कह रहा है यहाँ पे। रूस, आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ 1922 के अंदर बना था। एक सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें रूस जो है हमेशा से अपनी एक बेहतर स्थिति बनाकर रखा था। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जब यूएसएसआर का विघटन होता है ना, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद कौन सा देश उभर कर आता है इसका उत्तराधिकारी के रूप में? रूस आता है। तो जाहिर सी बात है रूस भी प्रभावित होता है, रूस की भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। दूसरा पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है कि रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय रूप से अमूल्यन, यानी उसकी वैल्यू गिर गई थी। अच्छा, रूसी मुद्रा जो थी ना, मुद्रा समझ में आता है, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। जैसे भारत की कौन सी करेंसी है? रुपया है। उसी प्रकार रूस के अंदर कौन सी करेंसी थी? रूबल थी। ठीक है, रूबल का जो एक तरह से नाटकीय रूप से अमूल्यन, यानी उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। अब उस वैल्यू का कोई काम नहीं था, तो वैल्यू गिर गई थी। मुद्रास्फीति का मतलब समझ में आता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कहाँ पर? यूएसएसआर के अंदर, और लोगों की जमा पूंजी लुट गई थी। आ गई बात समझ में आपको कि लोगों के पास जो संपत्ति थी वह समाप्त होने लगी थी, चीज़ें महंगी होने लगी थी। इसी चीज़ को कहा जाता है एक तरह से शॉक थेरेपी के परिणाम। यहाँ पे दो तरीके से परिणाम बताएं। वैसे परिणाम तो बहुत है, परंतु क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमने ये जवाब दिया है। आपके सामने भी वैसे आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब होता है मतलब क्या है। वो पूछ रहा है कि आसियान शैली का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लिए आसियान है क्या। आसियान एक तरह से आप देखो, ASEAN, क्या बच्चे इसे क्या बोला जाता है? आसियान। नहीं आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, इसे आसियान बोला जाता है। ASEAN, आसियान। ठीक है, आसियान। अच्छा, ये है क्या? आसियान है क्या? आसियान, पहले ये समझ लो कि ये कहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया का संगठन है। एशिया के अंदर। कहाँ पे बच्चे? एशिया के अंदर जो साउथ और ईस्ट का जो हिस्सा है ना, दक्षिणी और पूर्व का जो हिस्सा है, वहाँ पर एसोसिएट किया गया है, सहयोग किया गया है। ये सहयोग देशों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नेशंस के द्वारा किया गया है। इसलिए इसे कहा जाता है एसोसिएट साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या कहा गया दोस्तों? एसोसिएट साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आसियान शैली से क्या मतलब है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? ठीक है, आसियान शैली से आशय एक शैली से है जिससे वह देश जो उपनिवेशीकरण के कारण आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन के शिकार हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता है? आसियान देश कहा जाता है। और इन्होंने एक मंच बनाया था ताकि वह अपनी जो गरीबी है और जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वह एक संगठन बनाकर इन्हीं जो पिछड़ापन है, ये जो इनकी जो परिस्थिति है, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे बोला जाता है आसियान।
वैसे तो ये क्वेश्चन इस लेसन का तो नहीं होना चाहिए, ये आगे के लेसनों का है जिसमें क्षेत्रीय संगठनों के अंदर हम लेसन पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अगर आ गया तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आर्थिक राजनीतिक पिछड़ापन का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, कि कहने का मतलब इनकी जो ये जो आसियान देश है ना, आसियान देश कहाँ पर हैं? एशिया के अंदर हैं। एशिया के कहाँ, कौन से हिस्से में स्थित हैं या कहाँ पे मौजूद हैं? एशिया के ये दक्षिणी और पूर्वी हिस्से के जो देश हैं उनके बारे में आसियान देश कहा जाता है। 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान इनकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 1967 के अंदर। कब बच्चे? 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान इस आसियान की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि जो इनका जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन है, इसको कैसे समाप्त करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आसियान शैली जैसा शब्द, क्या कहते हैं, आसियान शैली बनाई गई थी। आसियान अपने आप में एक क्षेत्रीय संगठन भी है, इसी क्षेत्रीय संगठन के अंदर आसियान शैली लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कि निम्नलिखित कथन सही करके पुनः लिखिए। सोवियत संघ या रूस द्वारा वर्ष 2006 तक निषेधाधिकार या वीटो पावर का प्रयोग 92 टाइम किया गया है। क्वेश्चन का आंसर ही गलत, क्वेश्चन का आंसर जो है, जो बता रखा है क्वेश्चन, वो अपने आप में ही गलत है, क्योंकि 92 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चे? यहाँ पे होना चाहिए 122 बार। कब? कितना बार? 122 बार। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, बस एक चीज़, वीटो पावर। वीटो पावर से क्या मतलब होता है? ठीक है दोस्तों, वीटो पावर से आपका क्या मतलब है? अच्छा, वीटो पावर ऐसा समझ लीजिए कि वीटो पावर एक विशेष अधिकार रखने वाले देश हैं, और ये विशेष अधिकार रखने वाले देश जो हैं, यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद है ना, उसके अंदर 15 सदस्य हैं, जिसमें से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। और ये वीटो पावर क्या काम करती है? ये वीटो पावर एक तरह से मान के चलिए कि एक तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करती है, जिसका विवाद जो है आज भी देखा जाता है और इतिहास में भी देखा गया था, जिसका हमेशा से भारत ने भी आलोचना करी है। तो वीटो पावर के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट जो दिया गया है कि 2006 तक कितनी बार प्रयोग किया गया है वीटो पावर का, रूस द्वारा या सोवियत संघ के द्वारा? आज के टाइम में तो रूस है ना, 2006 की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है 1991 के बाद तो रूस ही आ जाता है, यूएसएसआर विघटन हो जाता है, तो यहाँ पे पहली बात तो रूस होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये 92 बार बोल रहा है, 92 टाइम बोल रहा है कि वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ गलत है, ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे 122 बार इस्तेमाल किया गया है रूस के द्वारा, तो आपका आंसर यही होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से, एक ध्रुवीयता तथा दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? एक ध्रुवीयता तथा दो ध्रुवीयता से क्या अर्थ है? एक ध्रुवीयता का मतलब है अमेरिका, और दो ध्रुवीयता का मतलब है रूस, या कभी कभी आज के टाइम का एक ध्रुवीयता का मतलब है अमेरिका, दो ध्रुवीयता का मतलब है कभी हुआ करता था यूएसएसआर, आज हुआ करता है रूस। और जो तीसरी दुनिया जो है ना आज के समय में, कौन है तीसरी दुनिया? है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। इसे तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। पहली दुनिया के देश कौन सा है? अमेरिका है। दूसरी दुनिया का देश भी कह लो या दो ध्रुवीयता कह लो, वह है यूएसएसआर, आज के समय का कौन है? रूस है। ठीक है, और तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ऐसे देश हैं जो कभी क्या कहते हैं 1945 के बाद जो देश आज़ाद होना शुरू हुए थे, उन्हीं देशों को तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। एक ध्रुवीयता विश्व में केवल एक ही महाशक्ति होती है, जैसे वर्तमान समय में अमेरिका। और दो ध्रुवीयता वह व्यवस्था है जिसमें विश्व की दो महाशक्तियाँ होती, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, जो दो महाशक्तियाँ थी। नहीं आ रही बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, कहने का मतलब आज के समय में, वर्तमान समय में अमेरिका है और थी भी, ठीक है। और जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय दो क्या कहते हैं दूसरी महाशक्ति हुआ करती थी। कौन सी बच्चे? ये सोवियत संघ। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? अच्छा, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं ना, ऐसे शब्दों पे बहुत ध्यान दिलाता हूँ। कैसे शब्दों पे बच्चे? ये वाला शब्द, प्रासंगिकता। अच्छा, प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व।
किसका क्या मतलब होता है? महत्व। एक बार फिर से बोलिए, प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व। तो इस ये जो शब्द आ रहा है वो किसके पीछे आ रहा है? तो ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे ये शब्द आ रहा है। किसके पीछे आ रहा है दोस्तों? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सेंस क्या हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है, ये जब विश्व के सामने उभर कर आता है तो इसका महत्व क्या है? समझ में आ रहा है? एक बार दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिए कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद, दो ध्रुवीय समझ में आता है कि शीत युद्ध समाप्त होता है। शीत युद्ध समाप्त होता है का मतलब यूएसएसआर वैचारिक युद्ध हार जाता है, और उसके बाद जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, क्या उसका महत्व आज के समय में ख़त्म हो गया? पहले तो इसकी बैक हिस्ट्री समझ ली, थोड़ी सी ब्रीफ में समझा देता हूँ, संक्षिप्त में थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है एक तरह से शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए ही बना था विश्व के अंदर, ठीक है। अच्छा, गुटनिरपेक्ष देश जब शीत युद्ध को समाप्ति के लिए भी बनाया गया था, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था। तो एक टाइम ऐसा है कि भाई जाहिर सी बात है, आज हम ये जानते भी हैं कि शीत युद्ध 1991 में समाप्त भी हो गया था, और आज के समय में भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। क्या आज भी उसके सामने क्या चैलेंज हो सकते हैं? क्या उसका महत्व कम हो गया है? क्या आज उसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रहना विश्व की राजनीति में, विश्व पटल में होना, क्या इसका महत्व आज भी बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। समझ में आया? तो दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? छोटे व अल्प विकसित देश को अपने हितों की रक्षा के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। क्या करवाना बेटा? एक मंच उपलब्ध कराना, जिसकी आवाज़ आज भी ज़रूरत है। अच्छा, जो छोटे और अल्प विकसित देश हैं ना, उनको हमेशा से दबाया जाता है। ये तो बात समझ लीजिए दोस्तों कि विश्व के अंदर वही आगे बढ़ता है जो ताकतवर है, और जो ताकतवर है ना, वो हमेशा से अपने कमज़ोरों पर अधिकार जमाता है, उसे दबाता है, और उसके संसाधनों को निचोड़ कर वह अपनी आप को शक्तिशाली बनाता है। तो जो विश्व के जो कमज़ोर देश हैं ना, उनको एक मंच देता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है। कौन बेटा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये जो है एक मंच उपलब्ध कराता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जहाँ पे ऐसे छोटे देश जो अपनी आवाज़ यानी जो अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, वह ऐसे मंच पर आकर, यानी गुटनिरपेक्ष जैसे आंदोलन जैसे मंच पर आकर वे अपनी आवाज़ रख सकते हैं, और अल्प विकसित देशों के हितों के बारे में बात की जा सकती है। एक और है सेकंड पॉइंट, 115 देशों का संगठन कुछ हद तक अमेरिकी महाशक्ति को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि 115 देशों से बना हुआ है क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये एक तरह से कंट्रोल कर सकता है अमेरिका को। अच्छा, एक बात जानिए, विश्व के अंदर शीत युद्ध के बाद नई नई चुनौतियाँ आई, और यह चुनौतियाँ जो हैं विश्व आज भी सामना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, शीत युद्ध के दौरान चुनौती अलग थी। कौन सी चुनौती थी? ताकि शीत युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में ना बदला जाए, शीत युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध में ना बदल जाए, इसको रोकना। इसलिए शीत युद्ध के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया कि भूमिका निभाई। तो फिर आगे क्या? आगे ये दोस्तों कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो गुटनिरपेक्ष देशों के लिए बचा क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए बचा क्या? बचने में तो आज के समय में बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि आज के समय में भुखमरी है, गरीबी है, क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद इतना फैल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। इतने ही बहुत तरह की जो आज के समय के अंदर जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियों के बारे में जो आवाज़ उठाता है वह गुटनिरपेक्ष भी है। तो कहने का मतलब, जिस परिस्थिति में शीत युद्ध था, उस परिस्थिति के अनुसार, उस समय के हिसाब से आप देखोगे कि क्या कहते हैं, चैलेंज अलग थे, चुनौतियां अलग थी, क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने। और आज क्या चुनौतियां हैं? आतंकवाद जैसी समस्या है, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, असाक्षरता है, बीमारियां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया के सामने। तो ये भी तो एक चैलेंज ही है ना। तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व या प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, ये प्रासंगिकता आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, ठीक है। तो 115 देशों का संगठन है, तो अमेरिका को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यवस्था के लिए सब मिलकर कारगर कदम उठा सकते हैं, यानी विश्व व्यवस्था के लिए सब मिलकर कारगर कदम उठा सकते हैं। अच्छा, विश्व को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सभी देश मिलकर क्या करेंगे? कदम उठाएं, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि दुनिया सही रास्ते पे चले, ये बताने की कोशिश की जा रही है।
नहीं आ रही बात समझ में आपको? ओके। अब एक और क्या है, पर्यावरण जैसी समस्याओं के लिए, कौन से बच्चे? पर्यावरण जैसी समस्याओं के लिए, पर्यावरण जैसी समस्याओं का समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये वही बात आ गई जैसे मैं बता रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो विश्व के अंदर। इसके 8-10 पॉइंट और बना सकते हो, जैसे कि आतंकवाद जैसी समस्या है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, गरीबी है, भुखमरी है, बीमारियां हैं, जो क्या कहते हैं, अल्प विकसित देश हैं, इनके हितों के बारे में बात करनी है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज के समय में गुटनिरपेक्ष देशों के सामने खड़े हुए हैं। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष देशों के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो कम नहीं हुई हैं। तो इसलिए जब चुनौती कम नहीं हुई हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका प्रभाव है ना दोस्तों, ये जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है दोस्तों, आज भी उतना कार बना हुआ है। तो इसका आंसर कुछ इसी प्रकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों के बारे में बताइए। सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ, उन कारणों के बारे में आपको बताना है। सोवियत संघ का जो विघटन है वो किन कारणों से होता है, इन सब कारणों के बारे में आपको बताना है। तो पढ़ते हैं आगे, क्या हो रहा है, ठीक है। पहला है सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, अपने उत्तर के समर्थन में। समर्थन यानी आप इसका उत्तर क्यों दे रहे हो, आपको उसका समर्थन भी करना है। तो किन्हीं 2 तर्कों पर प्रकाश डालिए। तर्क यानी आपको फैक्ट रखने हैं, उन पे आपको बताना है कि वे किस तरह से आपके जो उत्तर हैं वो सही हैं। तो समाजवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। अच्छा, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। समाजवादी व्यवस्था, जब लेनिन आया था ना, लेनिन जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति करता है, तो उस बोल्शेविक क्रांति में साफ बोलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या कहते हैं यूएसएसआर के अंदर रहेगी, रूस के अंदर रहेगी, ठीक है, क्योंकि 1917 के बाद 1922 के अंदर यूएसएसआर बन ही जाता है। तो कहने का मतलब जो एक क्या कहते हैं, जो सिंगल पार्टी होती है वह अपने आप में ही सारे अधिकार रखती है। सत्तावादी का मतलब समझ में आता है आपको, वो पावर से, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कौन सी पार्टी बच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी, अरे कहाँ गया, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सत्ता में ही रहना चाहती थी, और सत्ता में बने रहने के लिए वो शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाती है। कहने का मतलब उसके सामने कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी और एक ही पार्टी रहेगी, और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वह अगर मान के चलो, जैसे भारत के मान के चलो, भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि उसे कौन सी पार्टी को चुनना है। और आप जानते हो कि भारत के अंदर कोई एक पार्टी तो है नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, भारत के अंदर कोई ऐसी मतलब भारत के अंदर लोगों को विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको किसी पार्टी का काम समझ में आता है तो उसे वोट दीजिए, और नहीं समझ में आता तो उसी पार्टी को आप अर्श से फर्श पे ला सकते हो, यानी उसको हरा सकते हो, दूसरी पार्टी को ला सकते हो। तो ऐसा यूएसएसआर के अंदर नहीं था दोस्तों, यूएसएसआर के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है, यूएसएसआर के अंदर ऐसा नहीं था। हाँ, तो था क्या वहाँ पे, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, सारे फैसले वही लेती थी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी के तहत आप पाओगे कि सारे अधिकार किसके पास थे, सारे फैसले करने का अधिकार किसके पास थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी के पास थे। लोगों के पास बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को प्रेस पर सेंसरशिप 75 साल की लगा दी गई थी। तो एक प्रकार से आप समझोगे कि सोवियत संघ जो थी, एक समाजवादी जो व्यवस्था थी, अपने आप में एक सत्तावादी व्यवस्था थी। सत्तावादी का मतलब समझ में आता है, सत्ता का मतलब होता है पावर, और ये जो पावर है ना, आप हमेशा बनाए रखना चाहते हो, साथ साथ उस पावर के अंदर बढ़ोतरी, यानी वो पावर हमेशा ग्रोथ कर सके, उसके ऊपर काम करते रहोगे। तो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी ऐसे ही करती थी। लाल फीताशाही, यानी एक तरह से करप्शन बहुत हो गया था, इससे सत्तावादी व्यवस्था से लोग बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से लोग, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सत्तावादी पार्टी थी, इससे परेशान थे। तो ये एक कारण बनता है कि इस व्यवस्था को हटाने के लिए लोगों ने क्या कहते हैं, एक आंदोलन खड़ा करा था। दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, कौन सा बेटा, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं को आंतरिक कसौटियों व हथियारों की होड़ में शामिल होना। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कसौटी, अच्छा, यूएसएसआर के अंदर ना राजनीतिक स्वतंत्रता थी, ना ही लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब कि लोगों के पास तो पहली बात सत्ता, यानी कोई अन्य पार्टी चुनने का कोई विकल्प नहीं था, तो ये राजनीतिक कारण हो गया। आर्थिक कारण क्या हो सकता है, आर्थिक संस्था क्या हो सकती है कि लोगों के पास खुद का अपना कुछ नहीं था,
कहने का मतलब क्या है सर? कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि व्यक्ति अगर कुछ भी कमाता है ना, तो वह उसकी धन संपदा नहीं होगी, उस पर सीधा किसका कंट्रोल रहेगा? उस पर कंट्रोल रहेगा यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इसलिए यह एक तरह से आप समझोगे एक बुराई के तौर पर थी। लोग इस व्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर देखेंगे कि हथियारों की होड़ में शामिल होना, हर चीज़ दांव पे लगा दी थी यूएसएसआर ने हथियारों को बनाने के लिए। और वह किससे कंपटीशन कर रहा था? यूएसएसआर जो है किससे कंपटीशन कर रहा था दोस्तों? यूएसएसआर दो कंपटीशन कर रहा था अमेरिका से। किससे दोस्तों? अमेरिका से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका से होड़ करते हुए, ठीक है, अमेरिका से होड़ करते हुए उसने हथियारों पे सारे संसाधन लगा दिए। आप मान के चलो दोस्तों, यूएसएसआर के अंदर जो टूथपेस्ट करने के लिए जो प्लास्टिक होता है ना, उसकी भी कमी आ गई थी। तो समझ लीजिए दोस्तों, लोग इतने परेशान थे। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ के लोग लगभग सभी संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, परंतु एक ही दल के कठोर नियंत्रण ने सभी संस्थाओं के लोगों के प्रति अनुत्तरदायी बना दिया था। मैंने बताया ना, यूएसएसआर के अंदर एक पार्टी हुआ करती थी। कौन सी पार्टी हुआ करती थी दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? सारे अधिकार उसी के पास थे, लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, लोग परेशान तो हो ही जाएंगे, और वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती थी। कुछ भी काम करे, लोगों को उससे लाभ नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके लिए जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो लोग परेशान थे यहाँ से। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? रूस संघों के 15 गणराज्यों में से रूस था एक, परंतु वास्तव में रूस का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर दमित व उपेक्षित महसूस करती थी। रूसी जो है ना, संघों के 15 गणराज्यों में से एक था। मैंने आपको बताया ना, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रूस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था अपने 15 गणराज्यों में, यूएसएसआर के 15 गणराज्यों में। और सारा फोकस जो डेवलप जो थी ना, वो कहाँ देखी गई थी? रूस के अंदर ही देखी गई थी। आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए, जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो रूस ही इसका उत्तराधिकारी बनकर आता है। आ रही है बात समझ में आपको? ऐसा ये नहीं कि रूस के अलावा कोई दूसरा देश जो है यूएसएसआर का प्रतिनिधि या उसका क्या कहते हैं उत्तराधिकारी के तौर पे वो उभर कर आ रहा, नहीं। रूस जो है अन्य जो 14 गणराज्य देश है ना, अन्य जो 14 जो गणराज्य हैं उनके मुकाबले एक बेहतर कंडीशन थी। परंतु जो जहाँ पे बेहतर कंडीशन नहीं थी, जो 14 गणराज्य थे, वो तो लोग अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं अफसोस महसूस करते थे। वह तो अपने आप को काफ़ी दमित महसूस करते थे, वो तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन महसूस करते थे। अगर रूस को छोड़ दिया जाए यूएसएसआर के संघ के अंदर, ठीक है, बाकी जो अन्य 14 गणराज्य थे वो तो परेशान थे ना, वो तो अपने आप को दमित महसूस करते थे, वो तो अपने आप को परेशान महसूस कर पाते थे। तो जाहिर सी बात है सारा ध्यान रूस पे गया। बाकी अन्य जो 14 गणराज्य थे, उन गणराज्यों के अंदर किसी भी प्रकार का ध्यान यूएसएसआर का नहीं जाता है। तो जो गणराज्य हैं उनके जो रहने वाले नागरिक हैं वो क्या खुश रहेंगे? आप ही सोच कर देखो दोस्तों, वो खुश नहीं रहेंगे। उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, संसाधन बहुत निचुड़ जाएंगे। तो ये एक सिर्फ रूस को बेहतर बनाने, एक रूस ही बेहतर बना था उन सब में, अन्य को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया था, उपेक्षा की गई थी। तो इसका आंसर ये 4 पॉइंटों में है। ये जो कारण है आपको पता चलेगा कि सोवियत संघ के विघटन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि सोवियत प्रणाली की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं पे बताइए। किस पे बेटा? ये सही है, हाँ। सोवियत प्रणाली की 2 महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? 2 महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है कि वहाँ पे क्या खास बात क्या थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये विशेषता पूछा है। देखो 2013-2012 के क्वेश्चन हैं। 2012 अभी आप पीछे भी देखोगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले साल से पूछे जा रहे हैं। 2009 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, सीबीएसई 2009 में पूछा गया। ये सारे सीबीएसई के द्वारा पीछे गए क्वेश्चंस हैं। आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े ऑथेंटिकल क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाओं में हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस से डील कर रहे हो जिनकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं
आने की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये खासियत पूछ रहा है कि सोवियत संघ की खासियत क्या है। पहला तो यह है कम्युनिस्ट पार्टी की प्राथमिकता देना और अन्य किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, ये खासियत थी। मैंने बताया ना कि यूएसएसआर के अंदर, यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, इसके अंदर कौन सी पार्टी थी? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी बच्चे? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी। अरे कहाँ गया ये रहा, कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सारे फैसले करने का अधिकार थे। ये इसकी एक खासियत है। नहीं आ रही बात समझ में आपको दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है कि शासन द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना। अच्छा, संसाधनों पे कंट्रोल किसका था दोस्तों? संसाधनों पे कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी का था। अच्छा, जब कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी का था, सारे प्लानिंग करने का फैसला एक ही पार्टी के पास था, सरकार ही फैसला करेगी। और सारे काम करने का जितने भी संसाधन थे उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, देश की अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है, या देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करेगी, ये सारे फैसले किसके द्वारा लिए जाने थे बच्चे? ये सारे फैसले शासन द्वारा लिए जाने थे, ये शासन द्वारा कंट्रोल थे। इसलिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना था, इसका एक खासियत में से है। आपको पता है ना, भारत ने 1947 के बाद जो भी देश के अंदर अर्थव्यवस्था पे काम करा है, यानी 1990 से पहले और 1947 के 1990 के बीच तक, आप पाओगे कि भारत ने भी नियोजित अर्थव्यवस्था पे ही काम करा है। पंचवर्षीय योजना जैसा कॉन्सेप्ट जो है, हमने ये जो मॉडल है कहाँ से अडॉप्ट करा है, कहाँ से अपनाया है? ये यूएसएसआर से अपनाया है। तो भारत की जो रिलेशंस हैं वो यहाँ से भी दिखते हैं आपको। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? ये बड़ा आसान है, चेचन्य, तजाकिस्तान, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, ये आंसर है चेचन्य और तजाकिस्तान। ये ऐसे क्या कहते हैं देश है जहाँ पे क्या हुए थे? अलगाववादी आंदोलन हुए थे, अलग होने की बात कर रहे थे, चेचन्य और तजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। ये देखो, ये 2013 में पूछा गया। ठीक है, पढ़ते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के कोई दो परिणाम बता दीजिए। यानी एक रिजल्ट पूछ रहा है कि गैराज जो सेल हुई है, कहाँ पर गैराज सेल हुई है? ये हुई है यूएसएसआर के अंदर। मैं बताऊंगा इसके पीछे कारण क्या है। ये जो इतिहास की सबसे बड़ी जो गैराज सेल हुई है, इसके दो कारण बता दीजिए। तो परिणाम बताने हैं, कारण नहीं बताने। और ये क्वेश्चन आया है 2013 में, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में। गैराज सेल जो है दोस्तों, मान के चलो यूएसएसआर जब अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, अंतिम सांसें यूएसएसआर की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था सांस ले रही थी, उस समय के बारे में बात कर रहा है। यूएसएसआर जब विघटन हो रहा था तो उसके जो संपत्ति है, जो उसके संसाधन हैं, औने पौने दामों में बिक जाते हैं। भूमाफिया बड़े खड़े हो जाते हैं उसके संसाधन को खरीदने के लिए। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। इसे देखो आंसर में देखते हैं, इसे ढंग से समझ जाएंगे। महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए, परंतु अधिकांश नागरिकों ने इनके कालाबाजारियों के हाथों में बेच दिया गया, क्योंकि इन्हें धन की आवश्यकता थी। महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए। कौन से पत्र दिए गए? अधिकार पत्र दिए गए। और इस पत्र में दिया गया कि अधिकांश नागरिकों ने इनको कालाबाजारी के हाथों में बेच दिया, क्योंकि इन्हें धन की आवश्यकता थी। आप जानते हो ना, लोगों को क्या ज़रूरत थी? पैसे की। और उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था, और इनसे जो सामान खरीदने के लिए कौन खड़े हो गए थे? कालाबाजारी, माफिया लोग। अच्छा, लोगों के पास कुछ वैसे खाने के लिए नहीं था, जो बचा कुचा था वो जो बेच रहे थे वो किनके हाथों में, मतलब किनके हाथों में चले गया? वह कालाबाजारियों के हाथों में चले गया। अच्छा, जब कालाबाजारी यानी क्या कहते हैं ब्लैक में चले गया, उनका संसाधन बिके गए, उनकी धन संपदा बिक गई, तो वो औने पौने दामों में बेचे गए हैं। अब कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझ लिए। महाबिक्री में भाग लेने के लिए, किसमें बच्चे? महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए। अब समझ में आ रहा है आपको महाबिक्री क्या होता है? महाबिक्री का मतलब पहले तो ये समझ लिए कि शॉक थेरेपी से आपको पता ही है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी, और लोगों के पास तो पहले से ही अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं संसाधन नहीं थे, और ना ही लोगों के पास ढंग से खाने के लिए पैसे थे। हाँ, जो कुछ बचा कुचा था वो बेच नहीं सकते थे, परंतु एक ऐसा समय आया जहाँ पर सरकार ने नागरिकों को एक अधिकार दिया
जिसमें ये कहा कि आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हो। इससे पहले नहीं बेच सकते थे, अब इन्होंने क्या कहते हैं, सरकार ने कहा कि आप बेच सकते हो। और इस संपत्ति को बेचा गया तो इसे कौन कौन खरीद रहा था? ऐसे लोग जो काला बाजारी कर रहे थे। अच्छा, काला बाजारियों ने 500 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में खरीद लिया। कह सकते हो कि एक गैराज सेल, कबाड़ की सेल हुई थी, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गैराज सेल हुई थी। इसी को ही कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए दोस्तों कि रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण कई लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। अच्छा, करेंसी समाप्त, भाई करेंसी की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास रूबल में जो पैसा था, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसके ये महत्वपूर्ण परिणाम हैं। ठीक है, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण ढांचा नष्ट हो गया। कहने का मतलब कि जहाँ पहले सरकार कंट्रोल करती थी, अब वह सरकार के कंट्रोल से निकलकर व्यक्तियों के हाथों में जा रहा है यह व्यवस्था। तो जो ढांचा था स्टेट कंट्रोल का, वह जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। तो ये 3 पॉइंट जो हैं आपको बता सकते हैं कि गैराज सेल के परिणाम किस तरीके से थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये CBSE 2010 और 2012 में पूछा गया है। ताजिकिस्तान में हुए गृह युद्ध लगभग 10 वर्षों तक चला था। 2001 में समाप्त हुआ था। सोवियत, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आगे का क्वेश्चन नंबर 35 है। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वह अपने साथ 2 पॉलिसी लेकर आते हैं। एक होती है ग्लासनोस्त और दूसरी होती है पेरेस्ट्रोइका। यानी एक होती है पुनर्रचना की और दूसरी होती है खुलेपन की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ठीक है, अब इन नीतियों से हुआ क्या, अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं कि नीतियों से क्या होता है। इन नीतियों से आप देखोगे कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला तथा उन्हें पूरी तरह से पूर्व पश्चिमी जगत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो गई थी। अब कहने की कोशिश की क्या कही जा रही है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला। आपको पता है 1985 के अंदर सोवियत संघ के महासचिव कौन बनते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं। और इन्होंने एक रिलेशन बनाया किनके साथ? पश्चिमी देशों के साथ। पश्चिमी देश समझ में आ गया आपको? मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी समझाया है, और जो मैंने कोल्ड वाला जो लेसन समझाया है, मैंने इसमें बखूबी समझाया हुआ है। पश्चिमी जगत का मतलब होता है अमेरिका से जो संबंधित जो देश हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा में यकीन करते हैं, उन देशों की बात चल रही है यहाँ पे। उन देशों के द्वारा पश्चिमी जगत के देशों से एक तरह से रिलेशन बनाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति हो गई। कहाँ पर? अच्छा, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या बच्चे, यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी शब्द है दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी। इसके क्षेत्र में क्या हो गया बेटा? रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। क्या हो गई बच्चे? यहाँ पे क्रांति हो गई। इस क्रांति से आप देखोगे कि गोर्बाचेव की 2 पॉलिसी ही काम कर रही थी। एक है पेरेस्ट्रोइका, एक है ग्लासनोस्त। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना का और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन का। इन 2 नीतियों के तहत ही USSR के अंदर एक बदलाव आता है। वह बदलाव क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी की ओर बढ़ता है, गैराज सेल आती है। ये सब एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। वह बिंदु है कौन सा? क्या कहते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव की 2 पॉलिसी, जिसे कहा जाता है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आया है 2016 के अंदर। ठीक है, ये कुछ सालों पहले की बात है। 2016 के अंदर बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर। यह पूंजीपति और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक था। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इससे पहले जो क्या कहते हैं क्वेश्चन सीरीज़ की जो वीडियो है ना, उसमें मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ, उसे एक बार देख लेना। ठीक है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ये क्या बोल रहा है? यह पूंजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक था। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था के तौर पर बर्लिन जो है बटा हुआ था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। ठीक है, ये एक तरह से पश्चिम के अंदर पूंजीवादी क्या कहते हैं विचारधारा काम कर रही थी,
यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वह बर्लिन के पश्चिमी हिस्से में काम कर रही थी। दूसरी ओर हम देखेंगे कि जो पूर्वी हिस्सा है बर्लिन का, वहाँ पर कौन सी विचारधारा काम कर रही है, वहाँ पर यूएसएसआर की साम्यवादी व्यवस्था काम कर रही है। ठीक है। अब बी पॉइंट ये है कि इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पश्चात किया गया था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको जवाब देना है। ठीक है, इसका निर्माण क्या द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पश्चात किया गया था? ठीक है, नहीं, इसके बाद तुरंत बाद तो नहीं किया गया था। ठीक है, किया गया था 1961 के अंदर, है ना। लोगों द्वारा उसे 9 नवंबर 1989 में तोड़ा गया था, बिल्कुल तोड़ा गया था। पूर्वी जर्मनी के जो लोग हैं ना, इस बर्लिन की दीवार को तोड़ते हैं। ये जर्मनी के 2 भागों का एकीकरण का प्रतीक था, बिल्कुल गलत। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बर्लिन की जो दीवार है वो एकीकरण का नहीं, विभाजन का प्रतीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब जो आगे की वीडियो होंगी इन्हीं से संबंधित, जो 2016, 18, 19, 20 के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं पे ही से ही संबंधित होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके दोस्तों तक पहुंच सके, उनको भी थोड़ा मदद पहुंच सके। तो आज के लिए ही इतना ही। तो अलविदा दोस्तों, बाय बाय।